नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल को स्ट्रेस और पीलेपन से कैसे बचाएं। तो देखिए किसान साथियों, यदि आपकी गेहूं की फसल में पहली या दूसरी सिंचाई के बाद भी कहीं ना कहीं पीलापन दिखाई दे रहा है या ग्रोथ रुक चुकी है और जो पौधे से निकलने वाले टिलर्स हैं उनकी संख्या कम है, तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। यदि आप पौधे को उखाड़कर देखेंगे तो उनकी जड़ें या तो मिलती ही नहीं है या अगर मिल भी रही हैं तो वे बहुत कम और कमजोर होंगी। जड़ों में व्हाइट रूट्स की कमी भी दिखेगी। इस स्थिति में आपको सचेत हो जाना चाहिए, विशेषकर उन किसानों को जिनकी फसल लगभग 45 से 50 दिनों के बीच है। यदि इस समय पर फसल में अच्छे से टिलर्स नहीं निकल पा रहे हैं और क्लोरोफिल का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वह आगे चलकर आपकी फसल की उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से हमें गेहूं की फसल में पीलापन बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, यह पीलापन और बढ़ जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले धान की बुवाई की गई थी और अब गेहूं की बुवाई की गई है, या फिर उन खेतों में जहां पानी लगातार भरा रहता है। इन क्षेत्रों में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि हमारे गेहूं के खेतों में पीलापन क्यों आ रहा है और ग्रोथ क्यों रुक रही है। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला और सबसे बड़े कारण के बारे में, जो है पोषक तत्वों की कमी। यदि आपने अपनी फसल में यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्व डाले हैं, चाहे वह बुवाई के समय हो या पहली सिंचाई में, तो वह पोषक तत्व तो आपके खेत में मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपने द्वितीयक पोषक तत्व जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डाले हैं तो इनकी कमी आपकी गेहूं में साफ दिखाई देने लगती है। तो इनमें से कोई भी कमी आपकी फसल की ग्रोथ और स्वास्थ्य पर असर भी डाल सकती है। चाहे आप अन्य पोषक तत्व डालें, उनका असर नहीं होगा। तो किसान भाइयों, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व सभी अच्छे से देने के बावजूद भी हमारी फसल में पीलापन क्यों? तो देखिए किसान भाइयों, यह स्थिति उन खेतों में अक्सर देखी जाती है जहां लगातार गेहूं की बुवाई होती रहती है, क्रॉप रोटेशन का पालन नहीं किया जाता, या जहां गेहूं से पहले धान की फसल थी। ऐसे खेतों में जहां सिंचाई लगातार होती रहती है और जहां मिट्टी में नमी बनी रहती है, ये समस्याएं अधिक होती हैं। इन खेतों में जब आप खाद या उर्वरक डालते हैं तो वे लीच होकर नीचे की ओर बह जाते हैं, जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। इसके कारण जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और जड़ें या तो लाख हो जाती हैं या फिर उनमें माहू या अन्य कीट लग जाते हैं। इसके अलावा फंगस जैसी बीमारियां भी जड़ों पर असर डाल सकती हैं। इससे आपकी फसल की ग्रोथ पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन खेतों में जहां भारी मिट्टी या काली मिट्टी, जल भराव वाली मिट्टी, जहां सिंचाई के बाद भी नमी बनी रहती है। यह समस्या और भी गंभीर हो जाती हैं। अगर मौसम भी खराब हो जाता है, जैसे धुआं, बारिश या लगातार नमी बनी रहती है, तो इन परिस्थितियों में पौधे की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और व्हाइट रूट से सफेद जड़ें बनना बंद हो जाती हैं या जड़ें सड़ने लगती हैं। ऐसी अवस्था में चाहे आप ऊपर से उर्वरक या खाद किसी भी रूप में डालें, वे पौधे पर कोई असर नहीं डालते हैं। इसका कारण यह है कि जड़ों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, ताकि वे पोषक तत्वों को सोखकर पौधों तक पहुंचा सकें। अगर जड़ें स्वस्थ नहीं है तो पौधे नीचे से पोषक तत्वों को उठा नहीं पाएंगे और उनका विकास बाधित होगा। यह स्थिति उन खेतों में विशेष रूप से देखने को मिलती है जहां पानी की अधिकता या खराब जल निकासी होती है। ऐसे खेतों में सुधार के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था या क्रॉप रोटेशन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए किसान साथियों, स्ट्रेस का उत्पन्न होना अगला कारण है। स्ट्रेस का उत्पन्न होना, अब स्ट्रेस 2-3 कारणों से उत्पन्न हो सकता है। एक कारण यह है कि जब हम अपनी फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो बहुत से खरपतवार नाशक ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई देता है। स्प्रे करने के बाद हमारी फसल में पीलापन आ जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उसमें झटका लग जाता है। दूसरा कारण मौसम का स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि आपके क्षेत्र में पाला जमना या लगातार धुंध रहना। इस प्रकार के मौसम में धूप नहीं निकल पाती, जिससे पौधों को भोजन बनाने में समस्या होती है। ये कुछ सामान्य कारण है जिनसे स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है वह जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब आपने गेहूं की बुवाई की थी, उस समय आपने कौन कौन से खाद और उर्वरक डाले थे।
यदि आपने बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डाली थी तो यह बहुत अच्छी बात है। और नाइट्रोजन और आप मतलब सिंचाई के दौरान बाकी बची हुई यूरिया की मात्रा भी आपने दी है। तो यदि फिर भी आपकी फसल में समस्या हो रही है तो वह क्यों है? देखिए, यदि आपने यूरिया दिया है तो भी यह संभव है कि आपकी फसल में क्लोरोफिल का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया और फसल पूरी तरह से नहीं चल पाई। इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी हो। अगर ऐसा है तो आपको जिंक भी देना होगा। इसके अलावा अगर आपके खेत में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है तो भी आपको, और लौह तत्व की कमी भी फसल के विकास को प्रभावित कर सकती है। यह सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़ी होती है, लेकिन उनकी कमी फसल पर बहुत बड़े स्तर पर असर डाल सकती है और आपके उत्पादन को काफी हद तक घटा सकती है। इसलिए यदि आप अपनी फसल में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी महसूस कर रहे हैं तो जब आप पहली सिंचाई करें तो सिंचाई से पहले यूरिया इन पोषक तत्वों को मिलाकर अपने खेत में डालें। इसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके खेत में इन पोषक तत्वों की कमी थी तो पीलापन बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। अब बात आती है, अगर किसान भाइयों सभी पोषक तत्व देने के बाद भी आपकी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है तो इसका कारण हो सकता है कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं ठीक से विकसित नहीं हो रही हैं। यदि आप पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो आपको जड़ों में निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं दिखाई देंगी। संभवतः जड़ें या तो दिखाई नहीं देंगी या फिर जड़ें काली पड़ चुकी होंगी या उनमें फंगस जैसी बीमारियां या जड़ों में छोटे छोटे कीट जैसे माहू भी हो सकती है। तो वह जड़ों के रस को धीरे धीरे चूसते रहते हैं जिससे जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती और उनके अंदर से निकलने वाली छोटी जो वाइट रूट्स भी नहीं बन पाती हैं। तो किसान साथियों, इस स्थिति में जब आप दूसरी सिंचाई करें तो आप यूरिया की जो दूसरी डोज है उसमें आपको फंगस यदि दिख रही है तो उसमें आप यूरिया के साथ टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के आसपास यूरिया के साथ मिक्स करके उपयोग करें। और यदि आपको माहू से संबंधित समस्या दिख रही है तो आप क्लोरोपाइरीफास 50% 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है उसमें आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आपके खेतों में लगातार नमी बनी रहती है और सिंचाई के दौरान खेत लंबे समय तक गीले रहते हैं तो इस अवस्था में आपको थाइपोनेट मिथाइल आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, यदि आपके खेत में फंगस जैसी बीमारियां, नमी से प्रभावित खेतों में जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो रही हैं तो आप सल्फर की मदद भी ले सकते हैं। सल्फर खेत की ऊपरी सतह को मुलायम कर देता है। इससे पानी को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है और जड़ें खुलकर अपना विकास करने लगती हैं। इसके अलावा आप अपनी फसल में एक स्प्रे भी कर सकते हैं जिसमें आप NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, आप इसके साथ 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ यूरिया का घोल बनाकर इसके साथ प्रयोग करें। आपको अपनी फसल में बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे और इसमें आपकी जो गेहूं के कल्लों की संख्या भी डबल हो जाएगी। इसके साथ आप किसी टॉनिक को मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर आपकी फसल के पत्ते सूक्ष्म पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण करेंगे, क्योंकि सर्दियों में जड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं और वे धीरे धीरे पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। लेकिन फोलियर स्प्रे के माध्यम से फसल के पत्ते पोषक तत्वों को अच्छे से सोख लेते हैं। यह काम आप अपनी फसल में जरूर करें। इसके परिणाम स्वरूप फसल में जो पीलापन आया है उसका प्रभाव कम हो जाएगा और फसल की वृद्धि में सुधार होगा। इसके अलावा आपकी फसल में जो पीलेपन और कम ग्रोथ की जो समस्या है वह भी दूर हो जाएगी और आपकी फसल शानदार रूप से विकसित होगी। तो किसान साथियों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।